नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी छोटी सी गुड़िया की कहानी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए छोटी सी गुड़िया की कहानी। वह छोटी थी तो पूरे मोहल्ले में चिड़िया सी फुदकती रहती थी। कई बार मेरे घर भी आ निकलती थी, कभी अकेले कभी हमजोलियों के साथ। उस समय अगर मैं कुछ लिख रही होती तो मुझसे पूछती, आंटी जी क्या कर रहे हो? होमवर्क, मेरा जवाब होता। धत, बड़े लोग होमवर्क थोड़े ही करते हैं, हमें पता है आप कहानी लिख रहे हो। अरे तुम्हें कैसे पता? मम्मी ने बताया था, मैं देख लूं? वह कहती और मेरी अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना कुर्सी के पीछे खड़ी हो जाती और मेरे कंधों पर झुककर देखने लगती। मेरे लिखने का क्रम टूट जाता। लिखो ना, हमें देखना है। कैसे लिखूं? तुमने मेरा हाथ जो दबा रखा है। सॉरी, वह कहती और छिटक कर दूर खड़ी हो जाती। उसकी संतुष्टि के लिए मैं कागज़ पर यूं ही कुछ लिख देती। उस कागज़ को बाद में डस्टबिन में जाना तय होता। वह कुछ देर देखती रहती, फिर बाहर निकल जाती। जिंदगी को कागज़ पर उतरते देखने का धैर्य कितनों के पास होता है। वह तो फिर बच्ची थी। समय गुजरता गया। वह स्कूल से जूनियर हाई स्कूल और फिर हाई स्कूल में पहुंच गई। मैं सोचती भी, लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना। अब उसका आना कम होता था, पर आते ही कहती, आंटी जी अगली कहानी लिखेंगी ना, उसमें हीरोइन को मेरा नाम दीजिएगा। श्योर, मैं कहती, पर जानती थी कि उसकी यह फरमाइश मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। अपने पात्रों के नामकरण में मैं बहुत एहतियात बरतती हूँ। ससुराल और पीहर दोनों का लंबा चौड़ा परिवार है। पति घोर सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए मित्रों और परिचितों की संख्या भी कम नहीं है। कहानी लिखते समय हमेशा डर बना रहता है कि कोई नाम अगर किसी गलत संदर्भ में चला गया तो सारी जिंदगी सफाई देते ही बीत जाएगी। इसलिए मैं अक्सर उमा, रमा, शांता, कांता, मोहन, सोहन जैसे साधारण नामों से काम चला लेती हूँ, या फिर बहुत अप्रचलित नाम लेती हूँ जैसे बांसुरी, अपराजिता आदि। उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ और वर्ष संशोधन शुरू हुआ, पर उसके अभिभावकों को ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। लड़की सुंदर थी, परिवार संपन्न था। रूप और रुपया दोनों हो तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। गुड़िया के लिए भी तुरंत ही अनुरूप वर मिल गया। धूमधाम से सगाई हुई। सुदर्शन वर, सुलझे हुए और संपन्न लोग, देखकर अच्छा लगा। सगाई के बाद वह जैसे सातवें आसमान में विहार करने लगी। अक्सर सहेलियों के जमघट के साथ दरवाजे से निकलती तो देखती उसका चेहरा दिन पर दिन निखरता जा रहा है। उसकी हंसी की गूंज देर तक कानों में बजती रहती। एक दिन ऐसे ही घूमते घामते वह मेरे घर आ गई। बोली, आंटी जी एक कहानी मुझ पर भी लिखिए ना प्लीज़। मैं सिर्फ हंस कर रह गई। मैंने उसकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया। मेरे लिए यह बात नई नहीं थी। अक्सर लोग मुझसे ऐसी बात कहते रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि उसका जीवन बहुत घटनापूर्ण है। पर गुड़िया आज मूड में थी। बोली, सच कहूँ आंटी जी, आजकल मुझे लगता है कि मैं एक नायिका हूँ, हीरोइन हूँ। परियों की राजकुमारी हूँ मैं, और मेरे सपनों का राजकुमार मुझे ब्याहने 7 समंदर पार से आ रहा है। कितनी रोमांटिक सिचुएशन है ना। लोग लेखक के साथ कुछ ज़्यादा ही लिबर्टी ले लेते हैं। नहीं तो गुड़िया या कोई भी कन्या अपनी माँ की हमउम्र महिला से ऐसी बात कहने का साहस न कर पाती। गुड़िया, मैंने गंभीर स्वर में कहा, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी अपने पर कहानी लिखूं। क्यों आंटी जी? क्योंकि सीधी सपाट जिंदगी पर कभी कोई कहानी नहीं लिखी जाती। गाड़ी जब पटरी से उतरती है तभी कहानी बनती है। हादसे, कहानी हादसे की मांग करती है। हादसे मतलब ट्विस्ट ना। हाँ, यही समझ लो। ये ट्विस्ट पढ़ने या सुनने में बड़े रोमांचक या थ्रिलिंग लगते हैं,
पर जिस पर गुजरते हैं वही इसके दर्द को जानता है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा कोई प्रियजन मेरी कहानी का पात्र बने। पता नहीं वह कितना समझी क्या समझी, पर उसने फिर कभी अपनी मांग नहीं दोहराई। और समय भी कहाँ था, शादी तो एकदम सिर पर आ गई थी। फिर एक दिन उसकी शादी का कार्ड भी आ गया। कार्ड क्या था, पूरी बुकलेट थी। शादी के हर कार्यक्रम के लिए एक एक पेज दिया गया था, जिसमें अलग अलग रंगों की इबारत थी। लेडीज संगीत, मेहंदी, फेरे, रिसेप्शन, हर कार्यक्रम का वेन्यू अलग, मेन्यू अलग। शहर के सबसे महंगे मैरिज गार्डन में जयमाल का कार्यक्रम था। उसे बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था। लगता था एक एक पत्ती में एक एक बल्ब पिरोया गया हो। दरवाजे पर पारंपरिक जरीदार पोशाक में शहनाई वादक बैठे थे। भीतर फिल्मी गानों पर युवा पीढ़ी थिरक रही थी। जयमाल के लिए भव्य रिवॉल्विंग स्टेज बनाया गया था। आजकल की शादियां कितनी फिल्मी होती जा रही हैं ना, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। सब डॉलर का कमाल है, मेरी पड़ोसन ने कहा। डॉलर की क्या ज़रूरत है जी, एक और आवाज़ आई। रुपयों की कमी है क्या, बरस रहा है। बैरे कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे घुमा रहे थे, स्टार्टर्स की प्लेटें पकड़ा रहे थे। उनका आनंद लेते हुए ऐसी ही टाइम पास गॉसिप होती रही। मेहमान बेचारे और करें भी तो क्या। नियत समय पर जयमाल संपन्न हुआ। दूल्हा घोड़े पर और दुल्हन पालकी में आई थी। वर्दीधारी कहार पालकी उठाए हुए थे। रोशनी के झरने फूट रहे थे। सब कुछ चकाचौंध कर देने वाला था। दूल्हा दुल्हन जब तक सकुशल स्टेज पर आकर बैठ नहीं गए, मेरी सांस अटकी ही रही। आजकल नए नए आइडिया लगाए जाते हैं, पर मुझे तो डर ही लगा रहता है। एक तो भारी भरकम लहंगा चुन्नी पहने दुल्हन, भारी साफा बांधे दूल्हा और डामाडोल होता वह रिवॉल्विंग स्टेज। पता नहीं किसके दिमाग की उपज है ये। दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर विराजमान होते ही लिफाफा देने वालों की लाइन लग गई। बड़ी देर बाद हमारा नंबर आया। हर मेहमान के साथ फ़ोटो सेशन भी ज़रूरी था। भोजन का कार्यक्रम भी उस शाही व्यवस्था के अनुरूप ही था। सारे प्रांतों की स्पेशल डिशेस थीं। यही नहीं, विदेशी व्यंजन भी थे। रशियन सलाद, इटालियन पास्ता, थाई सूप। चाइनीज़ तो अब विदेशी लगता ही नहीं, वह तो अब भारतीय ही हो गया है। जब मेन कोर्स इतना ज़ोरदार था तो स्वीट डिश तो शानदार होनी ही थी। 4-5 आइटम्स थे। मूंग का हलवा, इमरती, रबड़ी और भी ना जाने क्या क्या। आइसक्रीम के भी 4-5 फ्लेवर्स थे। कुल मिलाकर शाही आयोजन था। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मुझे बेटी नहीं दी। ऐसी भव्य शादी तो मेरी कल्पना से भी परे थी। बेकार में हीन बोझ से ग्रस्त हो जाती। एक तो कार्यक्रम ही देर से शुरू हुआ था, फिर वह जगह भी शहर से दूर थी। घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। स्वभावतः सुबह नींद देर से खुली। श्रीमान जी समय से उठ गए थे और बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मैं चाय लेकर गई तो कप हाथ में लेकर उन्होंने अखबार मुझे पकड़ा दिया। पढ़ो। क्या है? पढ़ो तो, उन्होंने कहा। अपना कप स्टूल पर रखकर मैंने पढ़ना शुरू किया। बड़े बड़े अक्षरों में शीर्षक था, मैरिज गार्डन में हंगामा। नीचे विस्तृत समाचार था। शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की शादी में उस समय भूचाल आ गया जब ऐन फेरों के वक्त कुछ लोगों ने मंडप को घेर लिया। वे लोग अपने साथ पुलिस को लेकर आए थे। साथ में एक युवती और 5-6 साल का बच्चा भी था। उस युवती का दावा था कि वह वर महोदय की पहली पत्नी है और वही इस बच्चे के पिता हैं। सुनते ही वहाँ तो अफरा तफरी मच गई। दोनों ही पक्ष ताल ठोंक कर खड़े हो गए। अगर पुलिस वहाँ ना होती तो 1-2 लाशें ज़रूर गिरनी थी। नीचे खुलासा किया गया था कि करियर की शुरुआत में दूल्हे मियाँ उत्तराखंड के किसी प्रोजेक्ट पर कार्यरत थे। वहाँ एक स्थानीय बालिका के प्रेम जाल में बंध गए। प्रेम की पेंगें इतनी बढ़ी कि कन्या गर्भवती हो गई। गांव वालों ने शादी का दबाव बनाया। भागने की कोई राह नहीं थी, इसलिए शादी तो करनी पड़ी। उसके बाद वहाँ से ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे अमेरिका जाकर ही दम लिया। उसके बाद 5 साल तक घर का रुख ही नहीं किया।
फिर माँ के मरणासन होने का हवाला देकर पिता ने बेटे को आने पर मजबूर किया। कस्में दे देकर शादी के लिए राज़ी किया। तुरंत फुरत सगाई की और उसके बाद के पहले ही मुहूर्त पर शादी तय की। शादी के तुरंत बाद दूल्हा दुल्हन दोनों यूएसए उड़ जाने वाले थे। पता नहीं उस दूरस्थ अंचल में यह खबर कैसे पहुंची। शायद किसी हितैषी मित्र ने ही यह खेल रचा हो। तय हुआ कि अभी कुछ नहीं करेंगे, ऐन शादी वाले दिन जाकर हंगामा करेंगे, अच्छी थुक्का फजीहत होगी। सो हुई। वहाँ से भागते ही बना। वर के पिता लाख कहते रहे कि उन्हें उस शादी का ज़रा भी इल्म नहीं था। अब क्या? वे लोग लौट आए होंगे क्या? हमें जाना चाहिए, मोहल्ले का मामला है। अभी रुक जाओ, ये बोले। उन्हें थोड़ी सांस ले लेने दो। अभी हम जाएंगे तो वे सोचेंगे जले पर नमक छिड़कने आए हैं। मैंने राहत की सांस ली। ईमानदारी की बात यह थी कि मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किसी के यहाँ गमी में जाना होता है तब भी मेरे पाँव नहीं उठते। ना जाने के बहाने ढूंढने लगती हूँ। यह प्रसंग तो उससे भी विकट था। हमारी सद्भावनाओं का गलत अर्थ भी लगाया जा सकता था। तीसरे दिन खबर मिली कि गुड़िया के पापा को अटैक आया है। वे क्योरवेल में आईसीयू में भर्ती हैं। अब तो कोई पसोपेश असमंजस नहीं था। शाम को ही हम दोनों उन्हें देखने क्योरवेल पहुंच गए। भीतर जाने की इजाज़त नहीं थी। हमने बाहर कांच के दरवाजे से ही उन्हें देख लिया। उनके पास बैठी गुड़िया की माँ ने भी हमें देख लिया। चलो, अपनी हाजिरी तो लग गई, मैंने सोचा। कई बार हम कितने यांत्रिक हो जाते हैं। लौटने लगे तो देखा गुड़िया के चाचा चाची लॉबी में बेंच पर बैठे हुए हैं। नमस्ते हुई, मरीज का हाल चाल पूछा गया। मैंने कहा, इतना बड़ा हादसा हो गया, शौक तो लगना ही था। ईश्वर का शुक्र है कि समय पर इलाज हो गया और खतरा टल गया। शौक तो लगा है भाभी जी, पर उसका कारण वह नहीं है जो आप समझ रही हैं। उस धक्के को तो भाई साहब झेल गए थे, बल्कि उन्होंने बिटिया को ढाढ़स बंधाया था कि रोती क्यों हो, ऐसे 56 लड़के लाकर तुम्हारे सामने खड़े कर दूंगा। फिर ये शौक तो उनके बेटे ने दिया है। इतने सारे लोगों के सामने उसने पिता की लानत मलानत की कि ठीक से पूछताछ क्यों नहीं की, देखभाल कर घर वर क्यों नहीं चुना। मेहमानों में हम भाई बहनों के ससुराल वाले थे, समधी लोग भी थे, सबके सामने इज्जत का कचरा हो गया। उसका इतना पैसा पानी में चला गया ना, इसलिए उसकी जान जल गई होगी। चाची बोली, अरे पैसा तो वह फिर कमा लेगा, गुड़िया की फिर से शादी भी हो जाएगी, पर मान सम्मान जो चला गया उसका क्या होगा। दुख की इस घड़ी में उसे पिता के साथ खड़ा होना चाहिए था, पर बरखुरदार रूठ कर बीवी बच्चों सहित ससुराल चले गए हैं, वहीं से अमेरिका प्रस्थान करेंगे। बड़ी दुखद स्थिति थी। अफसोस जताकर हम लिफ्ट की ओर बढ़े ही थे कि देखा गुड़िया की माँ कांच का दरवाज़ा ठेलकर बाहर आ गई हैं। पहले तो मेरे कंधे पर सिर रखकर खूब रोईं, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, भाभी जी, आपको एक काम सौंपना चाहती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, इतना ही जाना है मुझे, कहिए क्या काम है। वो गुड़िया खाना पीना छोड़कर बैठी है, कहती है पापा मेरे कारण बीमार हुए हैं, अब वे घर आएंगे तभी अन्न जल ग्रहण करूँगी। अरे क्या पागलपन है। वही तो, आप प्लीज़ घर जाकर थोड़ा समझाइए, आपको बहुत मानती है, आपकी बात ज़रूर सुनेगी। अगर वह भी बीमार पड़ गई तो मैं किस किस को संभालूंगी, बोलिए। उन्हें आश्वस्त कर हम लोग निकल आए। इनका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मैंने गुड़िया की माँ से वादा किया था। वैसे भी मैं उससे मिलना चाहती थी, इसलिए मुझे उनके यहाँ उतार कर ये घर चले गए। कल तक रोशनी से जगमगाता ये घर आज कितना उदास लग रहा था। कल तक यहाँ ठहाकों की आवाज़ आ रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, गीतों की स्वर लहरियाँ हवा पर सवार होकर बाहर तक आ रही थीं। आज वह एकदम वीरान लग रहा था। इक्का दुक्का मेहमान अब भी थे, पर घर की रौनक कहीं खो गई थी। मुझे गुड़िया के कमरे में ले जाया गया। वह अपने पलंग पर लेटी हुई थी और घर की पुरानी नौकरानी उसका सिर दबा रही थी। उसे देखकर मेरा जी धक्क से रह गया।
उसका वह दमकता रूप पता नहीं कहाँ तिरोहित हो गया था। दुख ने, चिंता ने, निराहार ने उसका सारा लावण्य सोख लिया था। वह चहकती महकती गुड़िया कहीं खो गई थी। मुझे देखते ही वह उठ बैठी। मैंने उसे गले से लगा लिया। वह एकदम फपक पड़ी। उसका वह मौन रुदन मेरे अंतर को भेद गया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैं उसे सांत्वना देती रही, उपदेश देती रही। वह चुपचाप सुनती रही। कुछ देर बाद मुझे ही एहसास हो गया कि मेरे शब्द कितने खोखले हैं। वैसे भी ऐसे मौक़ों पर शब्द बेमानी ही लगते हैं। उसकी माँ को दिया हुआ वचन निभाकर मैं उठ खड़ी हुई। उसने भीगे नैनों से मुझे विदा दी। भारी कदमों से मैं बाहर आई। चप्पल पहन ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, आंटी जी। मैंने चौंक कर देखा, वह मेरे पीछे पीछे दरवाजे तक चली आई थी और मुझे पता ही नहीं चला था। दरवाजे की चौखट से लगी खड़ी वह किसी मूर्ति की तरह लग रही थी। आंटी जी, उसने कहा, अब तो मुझ पर कहानी लिख सकती हैं ना। मेरे पाँव वहीं जम गए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।